Come on, class 11th warriors. Let's go on a journey with your physics teacher Sanjeev sir, where we will learn how to win big wars like NEET, IT and UPSC. आ जाओ दोस्तों, अपने संजीव सर के साथ एक सफर पर चलते हैं जहां पे हम लोग आईटी, नीट और यूपीएससी जैसे बड़े युद्धों को कैसे जीता जाता है वो सीखेंगे। दोस्तों देखिए, जैसा कि इसी कंटेंट को, दो कंटेंट है, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। यहां पे मैंने इसी कंटेंट को दो लैंग्वेज में लिख रखा है, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। दोस्तों देखिए, यहां पे अगर आपको बताऊं कि दो लैंग्वेज में क्यों लिख रखा हूं मैं, तो ये समझ लीजिए कि पहली बार यूट्यूब पे कुछ अच्छा होने जा रहा है। यानी यहां पे बाई लैंग्वेज पढ़ाऊंगा मैं आपको, बाई लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इसमें से सीबीएसई बोर्ड के बच्चे या यूपी बोर्ड के बच्चे जिनका एम है ये आईटी, नीट और यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करने का, उनके लिए ये बेहतर है, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं आपके लिए। जैसा कि आप अगर कोई भी चीज को पढ़ते हो, आगे चल के अगर यूपी बोर्ड का बच्चा है वो आगे चल के उसको इंग्लिश स्ट्रीम में जाना ही पड़ेगा। अगर वो कोई भी किसी भी प्रकार का कोर्स करता है तो उसको इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी। तो यही से शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, क्लास 11th क्यों स्टार्ट कर रहा हूं अभी मैं। क्लास 11th इज अ गोल्डन क्लास। किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उसको अपने इस स्टडी के सफर में, जर्नी में क्लास 11th में ही एकदम प्रिपेयर हो जाना है, क्लास 11th में सचेत हो जाना है। तो आ जाइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की क्लास। आज मैं आपको बेसिक क्लास फिजिकल वर्ड के बारे में स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। फिजिकल वर्ड जैसा कि आप जानते हो भौतिक जगत दोस्तों, जहां से हम लोग फिजिक्स है क्या इसको सीखेंगे। चलिए, और जिन बच्चों को क्लास 11 की क्लास भी देखनी है स्टार्टिंग से, तो यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ा रखा हूं साइंस की पाठशाला चैनल पे। आप जाइए, वहां पे सर्च करिए साइंस की पाठशाला संजीव सर, और यूनिट एंड मेजरमेंट, एरर एनालिसिस एंड आपको डायमेंशन एनालिसिस, ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। आप देखिए क्लास को, काफी मजा आएगा पढ़ने में, काफी कुछ आप सीखेंगे स्टार्टिंग से, काफी बेस से चीजों को पढ़ाया गया है। आप देखिए, लाइक और सब्सक्राइबर और व्यूवर्स देख के मत आइए। हाँ, ये कम है, हालांकि देखिए सब्सक्राइब और व्यूज कम है वीडियो पे। रीजन ये है कि अभी बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं पाए, लोगों ने मतलब वीडियो पे रुक के नहीं देखा है। आप रुक के देखिए, क्योंकि ये क्लास की वीडियो है, ना कि कोई कॉमेडी या तो कुछ ऐसा भी कंटेंट है कि जो आप 2-4 सेकंड या 30 सेकंड के शॉर्ट में आप वो चीज पा सकते हैं। आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, एक एक चीज को नोट्स बनाइए, तब देखिए कि यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाई जाती है सही मायने में। आपको YouTube पे ऐसा नहीं मिलेगा दोस्तों, बहुत कम मिलेगा। आप पूरा कंटेंट देखिए, नोट्स बनाइए, फिर देखिए फिजिक्स है क्या, मजा आएगा पढ़ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल वर्ड, मतलब मैं आप फिजिक्स को बेसिक तरीके से सिखाने चल रहा हूं आपको कि है क्या ये फिजिक्स सही मायने। फिजिकल वर्ड, फिजिकल वर्ड इसको बोलते हैं तो दोस्तों भौतिक जगत, भौतिक जगत। चलिए, पहले जब कभी आप साइंस के स्टूडेंट हो तो कोई ना कोई आपसे पूछ लेगा कि सब्जेक्ट क्या है, तो आप बताओगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो अगर पूछेगा फिजिक्स पढ़ते हो, जी सर फिजिक्स पढ़ते हैं, तो पूछेगा व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स यानी भौतिकी क्या है, आपसे पूछेगा कि बेटा ये बताओ ये भौतिकी क्या है, क्या है। तो आप क्या बताओगे भौतिकी क्या है, फिजिक्स क्या है, ठीक है। तो आप बोलिएगा देयर इज लॉ एंड प्रिंसिपल that governs the universe। यानी हम बोलेंगे कि ऐसे नियम और सिद्धांत
और सिद्धांत जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करते हैं। दोस्तों देखिए, फिजिक्स है क्या? फिजिक्स है क्या? फिजिक्स बेटा पूरे यूनिवर्स की जो चीजें, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो सारी चीजें हो रही हैं, उन सारी चीजों को कंट्रोल, नियंत्रित करता है कौन? फिजिक्स। जैसे कोई भी चीज, ये मार्कर देखो, मार्कर, आपने मार्कर को ऊपर उछाला, जैसे मैंने क्या किया, आपने नहीं, मैंने इस मार्कर को ऊपर उछाला, तो ये मार्कर देखो ऊपर उछाले हम, तो ये मार्कर ऊपर ही निकल जाना चाहिए, लेकिन ये मार्कर क्या हुआ? नीचे आ रहा है। यानी ये यूनिवर्स का एक कंसेप्ट है जो कि बैलेंस रूप में है। यानी कि अर्थ क्या कर रही है? अर्थ इस पे एक फोर्स लगा रही है, उसको अपने केंद्र की, अपने सेंटर की ओर क्या कर रही है? खींच रही है। तो यहां पे ब्रह्मांड का एक लॉ है, रूल है, ये प्रिंसिपल लॉ, और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कर रही है? इसको कंट्रोल करी। सारी चीजें, सारे प्लैनेट सन के अराउंड क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, चक्कर लगा रहे तो सन में क्यों नहीं चले जा रहे हैं? ये चक्कर लगा रहे हैं तो क्या करता है? सन उसको अपनी ओर खींच के लिए, एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां पे कुछ ना कुछ प्रिंसिपल लगते हैं, कुछ लॉ लगते हैं, जो कि सारे प्लैनेट को एक जगह पे रोटेट कराते हैं, स्थिर रखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा। It tells us why and how things behave and they do us. We help us to predicate फ्यूचर ऑफ थिंग्स। दोस्तों समझिएगा कि ये जो है ना, ये फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स हमें वस्तुओं के व्यवहार की जानकारी देता है कि कोई भी वस्तु वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे व्यवहार करती हैं, क्यों और कैसे व्यवहार करती हैं, और हमें भविष्य की भविष्यवाणी करती, और हमें भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं। जैसे देखो बेटा, फोन में एक एप्लीकेशन होता है, आपके फोन में, एंड्रॉइड फोन में एक एप्लीकेशन होता है, जिसमें से आप ये सीखते हो कि उस फोन आपका वेदर बताता है, यानी हर एक दिन का, टुमारो का, सैटरडे का, पूरे वीक का वेदर बताता है, मौसम बताता है कि कल का मौसम क्या होगा। अच्छा ये देखिए, अगर साइंस ना होता, साइंस यानी फिजिक्स ना होती, तो हमको कैसे पता चलता कि कल का वेदर क्या रहेगा, कल का मौसम क्या रहेगा? यानी कि ये एक कंडीशन में ये समझाता है कि नेक्स्ट डे का, यानी किसी भी दिन का भविष्य की भविष्यवाणी करता है, यानी कल क्या होगा। आपको वेदर के बारे में जानना है, आप क्या करोगे? फोन के एप्लीकेशन में जाओगे और आप सर्च करोगे, देखोगे कि कल का वेदर कैसा रहेगा। ठीक है, तो फोन क्या करता? अच्छा, वहां पे ये तो कंफर्म पता नहीं कि ये होगा, लेकिन ये क्या करते हैं? एक अंदाजा लगाते हैं, मतलब ये चीज होंगी। और ज्यादा से ज्यादा याद रखना कि 99% जो एप्लीकेशन है आपका, वो बताता है वही चीज होता है कि आंधी आनी है, पानी आना है, ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए, तो बेटा देखो, फिजिक्स इज फिलॉसफी। कैसे कह दूं क्या है फिजिक्स? ये दिन और रात का होना है फिजिक्स, ये बिन मौसम बरसात का होना है फिजिक्स, ये समुद्रों में लहरों का उठना, ये आसमान में बादल का गरजना और बिजली का चमकना, ये ज्वालामुखी का फटना है फिजिक्स।
वो तारों का चमकना, वो सभी ग्रहों का अपने अक्ष पे घूमना है फिजिक्स। ये जो आवाज मेरी सुन पा रहे हो, ये जो प्रकाश आप देख पा रहे हो, ये आसमान में जहाज का उड़ना है फिजिक्स। ये आसमान में जहाज का उड़ना और पानी में तेल की बूंद का तैर जाना है फिजिक्स। फिजिक्स इज फिलॉसफी, फिजिक्स इज लॉ ऑफ नेचर। यानी फिजिक्स है क्या? लॉ ऑफ नेचर, पूरे अर्थ का, पूरे ब्रह्मांड का एक नेचर है, एक रूल है। चलिए नोट करिए इतना, फिर आगे चलते हैं हम लोग सीखेंगे व्हाट इज रिलेशन फिजिक्स विथ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स और फिजिक्स का क्या रिलेशन है। देखो, कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज क्यून, यानी जो मैथमेटिक्स है, गणित है, वो रानी है किसकी? फिजिक्स की। यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते भाई। बिना फिजिक्स के मैथमेटिक्स का कोई मतलब नहीं। कहते हैं ना जॉबलेस विदाउट फिजिक्स, मैथमेटिशियन आर जॉबलेस विदाउट फिजिक्स। बिना फिजिक्स के जो गणितज्ञ होते हैं वो एकदम जॉबलेस है, उनके पास कोई काम धंधा नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग होगी व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फिजिक्स विथ मैथमेटिक्स। फिजिक्स विथ मैथमेटिक्स। भौतिकी का गणित से क्या संबंध है? भौतिकी का गणित से क्या संबंध है? क्या संबंध है? देखो दोस्तों, जिसको ये नहीं पढ़ना है, आगे देखना है, वो जाके सर्च करे साइंस की पाठशाला संजीव सर, और यूनिट एंड मेजरमेंट से टॉपिक स्टार्ट हुआ है, जहां तक पढ़ाया गया आप देख लीजिए। काफी अच्छा, काफी बेहतर तरीके से समझाया गया है, आप देख सकते हैं उसको जाके। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विथआउट मैथमेटिक्स। यानी आप कह सकते हो कि गणित के बिना भौतिकी अधूरी है। भौतिकी अधूरी है। दोस्तों याद रखना, गणित के बिना, जैसे कि जब कभी आप समझो स्पेस एजेंसीज आप जानते होंगे, जैसे नासा वगैरह है, ठीक है। तो यहां से जब कभी रॉकेट लॉन्च किया जाता है, रॉकेट वगैरह लॉन्च किया जाता है स्पेस स्टेशन से, तो रॉकेट लॉन्च करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया? ये लोग क्या करते हैं ना, सारे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यानी फिजिक्स के इक्वेशंस, फिजिक्स के डेरिवेशन वगैरह लगाते हैं ये लोग कि किस कंडीशन में अगर हम रॉकेट को लॉन्च करें तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे आसानी से। नहीं तो जानते हैं ना, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, फेल हो जाते हैं थोड़ी सी गलती के कारण। तो क्या करते हैं, बड़े बड़े इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े मैथमेटिशियन को बुलाया जाता है, गणितज्ञ को बुलाया जाता है। ठीक है, तो अगर देखो फिजिक्स के कुछ लॉ हैं, फिजिक्स के लॉ को फिट बैठाना है, उसके बारे में समझना है, तो उसके कुछ इक्वेशन है, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसको बुलाना पड़ेगा? जो मैथमेटिशियन होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, जो गणित को अच्छे से समझते हैं, उनको बुलाना पड़ेगा। यानी समझो कि अगर फिजिक्स के डेरिवेशन को सॉल्व करना है तो हमको मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ेगा। यानी कि विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स खत्म, फिजिक्स का कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार आप बोल सकते हो विदाउट फिजिक्स मैथमेटिशियन आर जॉबलेस विदाउट फिजिक्स। यानी फिजिक्स ना होती तो इनका क्या काम होता? मैथमेटिशियन का, गणितज्ञ को फिजिक्स ना होती तो गणितज्ञ का क्या मतलब निकलता? ठीक है, तो दोनों कंडीशन में दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, टू फंडामेंटल
प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। भौतिकी के दो मौलिक सिद्धांत हैं। मौलिक सिद्धांत हैं, यानी देखो भौतिकी को समझने के लिए दो बातों को आपको समझना पड़ेगा। पहला होता है बेटा, पहला होता है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन इसको बोलते हैं एकीकरण, यूनिफिकेशन। और एक होता है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म न्यूनीकरण। दोस्तों समझो एकीकरण का क्या मतलब है। एकीकरण का क्या मतलब है? देखिए एकीकरण का क्या मतलब है। देखिए attempt to various phenomena those few law यानी आप बोल सकते हो कुछ नियमों की सहायता से आप देखिए आप कुछ नियमों की सहायता से आप कुछ घटनाओं को समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मार्कर है, ये ठीक है। मार्कर को आपने क्या किया, यहां से छोड़ दिया। मार्कर को अगर आप छोड़ोगे तो जाहिर सी बात है ये नीचे जाएगा, ठीक है, ये नीचे जाएगा। यहां पे क्या लॉ, कौन सा लॉ यूज हो रहा है, तो न्यूटन्स लॉ। जैसे न्यूटन सर बैठे थे, उनके ऊपर सेब गिरा, ठीक है। तो जब सेब गिरा तो वहां पे कौन सा प्रिंसिपल यूज हुआ, न्यूटन्स लॉ आप पढ़ते हो ना, न्यूटन्स लॉ, ठीक है, होते हैं। सपोज दैट ये सन है, सन के अराउंड सारे प्लैनेट मूव करते हैं। अगर सन के अराउंड सारे प्लैनेट मूव करते हैं तो वहां पे कौन सा प्रिंसिपल लगता है, आप जानते हो कि वहां पे गुरुत्वाकर्षण का नियम लगता है, F = कैपिटल G m1 m2 बटे r², ये वाला प्रिंसिपल लगता है। और जब अर्थ के अराउंड, अर्थ जैसे पृथ्वी है, अर्थ के अराउंड सारे प्लैनेट, अर्थ के अराउंड मून मूव करता है, मून, तो वहां पे केपलर लॉ लगता है। कौन सा लॉ, केपलर लॉ। तो यानी हम कह सकते हैं कि कुछ नियमों की सहायता से हम कुछ घटनाओं को बता सकते हैं, उसी को बोलते हैं यूनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन, ठीक है। अब रिडक्शनिज्म को समझेंगे। रिडक्शनिज्म क्या होता है बेटा, चलिए इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखिए रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है, कुछ लार्ज सिस्टम जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, लाइक विद्युत मोटर हो गया, ऐसे करके कुछ ऐसे लार्ज इक्विपमेंट जो क्या करते हैं, जिनको समझने के लिए, जैसे ट्रांसफार्मर को हमको समझना है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत को समझना है, ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल को जानना है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर में कितने पार्ट यूज हो रहे हैं, सारे पार्ट को अलग अलग कर लेंगे हम, ठीक है, सारे पार्ट को अलग अलग कर लेंगे और सारे पार्टों को हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग ट्रांसफार्मर बना लेंगे। जैसे सपोज दैट ये मार्कर तो छोटा सा है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में बना होगा मार्कर तो बहुत सारी चीजों को समझा गया होगा कि ये मार्कर है, इसमें क्या करते हैं ना कि इसके कवर कैसे बनाए, कि यहाँ पे एक, फिर उसके बाद इसको खोलने के बाद आपको लगता है जैसे ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या हुआ बेटा ना, ये देखो मार्कर ना उल्टा ये ऐसे खुलता है, याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज।
ये क्लॉकवाइज खुलता है और बंद एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, ये हुआ, ये मार्कर का एक। अब इसमें निप लगी हुई है, फिर आपने क्या किया, इसमें एक इंक जिसमें डाली जाती है उसको निकाला गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सारे पार्ट हैं। सपोज दैट मैंने इन सारे पार्ट को निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, इन सारे पार्ट को अलग अलग सारे पार्ट की स्टडी कर लूंगा कि ये पार्ट कैसे बना, इस पे क्या क्या यूज हुआ, कौन सा लॉ इस पे लगा, ये कौन सा है, इस पे इंक जो है ये इसके अंदर हो गई, बाहर क्यों नहीं निकल रही है, निकल जाना चाहिए था। इन सारी चीजों को मैंने क्या किया, अच्छे से एनालिसिस किया, समझा, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक मार्कर बना लिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिडक्शनिज्म, कि लार्ज पार्टिकल को हम छोटे से कंडीशन में कैसे समझ सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा सोनम गुप्ता इज बेवफा, अरे भैया सोनम गुप्ता की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, मैं बोलूंगा सोनम गुप्ता रनिंग फास्ट। तो अब ये समझना पड़ेगा भैया कि ये सोनम गुप्ता जो है कि वो बेवफा थी? नहीं, बेवफा नहीं आते। सोनम गुप्ता तेज क्यों दौड़ती है एकदम। ठीक है, तो क्या करेंगे, सोनम गुप्ता के पहले लेग को समझेंगे, कितना मजबूत है इनका लेग। उसके बाद इनकी विजन पॉइंट को, यानी देखने की क्षमता को समझेंगे, विजन को समझेंगे। उसके बाद इनके माइंड को, क्योंकि रनिंग करने के लिए ये भी बेहतर होना चाहिए। आपका मन अगर लेजिया गया तो क्या होगा, आप उतना तेज एफर्ट नहीं लगा पाओगे, नहीं दौड़ पाओगे। तो ये क्या होता है ना बच्चा, सारी चीजों को समझना। सोनम गुप्ता जो है ये क्यों तेज दौड़ती है, तो इनको समझने के लिए आप क्या करोगे, छोटी छोटी चीज को समझोगे, उसके बाद में आप बता दोगे। ठीक है, चलिए आ जाओ दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए हम लोग थोड़ा सा अभी पढ़ेंगे, एक चीज है जिसको बोलते हैं चेस बोर्ड फिलॉसफी। वाह क्या बात है सर, कितना सुंदर नाम है। हाँ, एक है चेस बोर्ड फिलॉसफी, चेस बोर्ड फिलॉसफी। चेस बोर्ड फिलॉसफी, ठीक है। एक रिचर्ड फीमैन सर थे, एक सर थे रिचर्ड फीमैन, इनका नाम था रिचर्ड फीमैन। ये फिजिसिस्ट थे। कौन थे? एक भौतिक शास्त्री थे, इनको कह सकते हैं आप। इन्होंने एक क्या किया बेटा, इन्होंने एक पूरे भौतिक जगत को, फिजिकल वर्ल्ड यानी कि पूरे यूनिवर्स को समझाने के लिए उन्होंने एक चेस बोर्ड लिया। ये याद रखना, आपके एमपीएल और ड्रीम 11 वगैरह से काफी अच्छा है। वहां पे रिक्स है, यहाँ पे कोई रिक्स नहीं है। कहते हैं वहां पे बहुत रिक्स है भाई, आपकी आदत लग गई तो आप डेली का ना कुछ गवाओगे। और यहाँ पे अगर आप चेस खेलना सीख गए तो आपका दिमाग ना एकदम घोड़े जैसे वर्क करेगा, मस्त एकदम। मतलब घोड़े का दिमाग जो है काम सही से नहीं करता है, लेकिन घोड़ा तेज दौड़ता है, उसी प्रकार आपका दिमाग भी तेज दौड़ेगा। चेस एक अच्छा गेम है, मैं तो कहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो लोग चेस जरूर खेलें। चेस में देखिए करीब 64 खाने होते हैं चेस में, 8 ये रॉ कॉलम, 8 रॉ कॉलम होते हैं। हम बना लेते हैं ना, चेस बोर्ड में बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक फिलॉसफी समझाने चल रहे हैं आपको, इसे बोलते हैं चेस बोर्ड फिलॉसफी। रिचर्ड फीमैन सर ने, सॉरी हमने सर नहीं लिखा भाई, इतनी बड़ी बात इन्होंने केवल एक चेस बोर्ड से समझा दी। इसका मतलब है कि ये कोई छोटे मोटे खतरनाक आदमी रहे होंगे। अगर गजब सर, एकदम 8 बन गया। ठीक है, देखो चेस बोर्ड होता है बेटा, इसमें 8 ऐसे यानी 64 खाने होते हैं इसमें, 64। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो एलिफेंट होता है, फिर यहाँ पे हॉर्स होता है, कैमल होता है, वजीर होता है, किंग होता है, फिर वही कैमल, फिर वही हॉर्स, फिर एलिफेंट। ठीक है, ऐसे यहाँ पे प्यादे होते हैं। मैं प्यादे बना दे रहा हूँ कि ये प्यादे मतलब क्या, जो सैनिक होते हैं इनको प्यादे भी आप बोल सकते हो। एक ये हो गया, देखो थोड़ा सा बनाएंगे इनको अच्छे तरीके से, जैसे ये बने होते हैं कोन के जैसे होते हैं, छोटे छोटे बेचारे, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। गेम में अगर इन्होंने चाह लिया, जान लो कि बहुत अच्छा गेम होता है। ये आपका प्याद होगा। ठीक है, चेस। यहां भी वही हाथी, घोड़ा, ऊंट, वजीर, किंग और कैमल, हॉर्स
और एलिफेंट। देखिए दोस्तों, ये वजीर होता है, ठीक है, मंत्री। याद रखना, ये क्यों नहीं होती है रिजल्ट, क्यों नहीं होती है बच्चा, क्योंकि युद्ध भूमि है। ये जो आप देख रहे हो, ये कोई गेम नहीं, ये गेम नहीं है, कि युद्ध है, युद्ध। और क्लास 11th वॉरियर, मैं आपको वॉरियर ही कहता हूं। रीजन, क्योंकि आप एक योद्धा हो, आप एक ऐसा सपना देख रहे हो जो कि केवल जो युद्ध के सिपाही होते हैं वही देख सकते हैं, वही सोच सकते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखो, प्याजे जो है सही बन नहीं पा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, इससे आपको समझ में आ जाए बस, ठीक है। ये समझाने की कोशिश करूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। कोशिश, छोटी सी कोशिश है दोस्तों, आप लोग अगर साथ देंगे तो आगे तक चलेंगे। चलिए, ये देखो, एक चेस बोर्ड है। चेस बोर्ड यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, चेस बोर्ड लाइक आ, चेस बोर्ड लाइक आ यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी कि पूरा का पूरा ये संसार है चेस बोर्ड, इन्होंने ये माना, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा। यहां पे मान लेते कोई एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है, सुंदर कन्या, सुंदर कन्या ये बैठी हुई, इनका नाम है मुस्कान। नाम दे, देखो कोई सा नाम है, कोई भी हो, भैया दीदी बहन सब कुछ, आप लोग का अगर नाम है तो बुरा मत मानिएगा। ये मुस्कान है। ये एक और सुंदर सी कन्या बैठी हुई है चेस खेलने के लिए, पास बैठा है। सर इतना दूर से कैसे खेलेंगी बेचारी। हाँ, ये हमने पास बैठा दिया। अच्छा, इनको बैठा देते, काय खड़ी है, मुस्कान जी को भी बैठा दिया जाए ना, अब तो ये चेस खेलेंगी। जी सर, एकदम बाल और बना दीजिए इनके। हाँ, ये बाल बना दिए, देखो ये मुस्कान है, ठीक है, ये मुस्कान है, ये काजल है। काजल को तो बाल आप सर नहीं बनाए हैं, बाल बना देते हैं भाई, ठीक है। ये काजल है, काजल और मुस्कान हो गई। यहाँ पे एक और लड़की बैठा देते हैं। सपोज दैट ये है पायल, पायल, ठीक है। और पायल के बगल में हम पायल की मम्मी को बिठा देते हैं। देखो, मम्मी जी को थोड़ा अलग बनाएंगे, क्योंकि मम्मी जी जो है आप जानते हो, हमारे भारतीय संस्कृति में मम्मी लोग साड़ी पहनती है, साड़ी। तो मम्मी को हमने साड़ी पहना दिया। ये देखो, ये मम्मी है, ठीक है। चल, तो याद रखना, ये मुस्कान और काजल ये दोनों चेस प्लेयर हैं। पायल क्या करेगी ना, पायल को गेम पता नहीं है, पायल को एकदम से चेस नहीं पता है। पायल क्या करेगी, चेस को देखेगी। और पायल की मम्मी बैठी हुई है, इनको भी चेस नहीं पता है। पायल जो बताएंगी मम्मी वो चीज समझेंगी, ठीक है। चल एक काम करते हैं, मुस्कान की तरफ से चाल को स्टार्ट करते हैं। मुस्कान ने क्या किया, चेस स्टार्ट किया। मुस्कान ने वजीर के सामने वाली प्यादे को उठाया और 1-2 कदम आगे चल दिया, यहां पे रख दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, प्यादे को यहां पे लाया, रख दिया। तो जैसे ही पायल ने देखा कि मुस्कान ने वजीर के सामने वाली उसको प्यादे को उठाया और 2 कदम आगे चल दिया, तो पायल ने बोली मम्मी से कि मम्मी ये जो प्यादा है ना, जो ये 2 कदम आगे चलता है। तो मम्मी ने कहा, अच्छा प्यादा 2 कदम आगे चलता है, तो कहा ठीक है। फिर उसके बाद काजल की बारी आई। काजल ने क्या किया, काजल ने किंग के सामने वाले प्यादे को उठाया और 2 कदम आगे चल दिया, यहां पे रख दिया। तो भाई पायल फिर से देखी, पायल श्योर हो गई कि जो प्यादा है वो 2 कदम ही आगे चलता है। मम्मी से बताया, मम्मी एकदम डन, मम्मी भैया ये जो प्यादे हैं ना एकदम सीधे चलते हैं, सीधे। कहा ठीक है, ये भी सही है। फिर इनकी बारी आई, मुस्कान ने क्या किया, यहां से घोड़े को उठाया और 1-2 2.5 कदम, यानी घोड़ा कैसे चलता है, 2.5 कदम चलता है। घोड़ा कैसे चलेगा बेटा, 1-2 यानी कि यहाँ पे, यानी ऐसे 1-2 2.5 यहां पे आएगा घोड़ा, ठीक है। सही दोस्तों, हमने घोड़ा और हाथी को गलत जगह बैठा दिया, ये यहां होगा, ये घोड़ा होगा, ठीक है। सॉरी हाँ सर, गलती कर दिया। हाँ, यहाँ पे घोड़ा होगा, यहाँ पे हाथी होगा, ये हाथी, ये घोड़ा, ये हाथी। चलिए, घोड़ा को उठाए और 1-2 2.5
यहाँ पे आ गया घोड़ा आपका। तो इन्होंने देखा कि घोड़ा कहाँ आ गया भाई, घोड़ा 2.5 कदम चलता है। जैसे ही पायल ने देखा कि घोड़ा जो है मम्मी घोड़ा 1 2 2.5 कदम चलता है, मम्मी ने कहा अच्छा घोड़ा 2.5 कदम चलता है। फिर इनकी बारी है, इन्होंने अपने वजीर वाले सामने के प्यादे को उठाया और 1 कदम आगे चल दिया। फिर पायल बोला मम्मी मम्मी, पायल बोली मम्मी मम्मी, जो प्यादा है वो 1 कदम आगे। मम्मी ने कहा पगली नहीं, तो अभी बताओ, अभी आपने बोला कि 2 कदम आगे चलता है, अब कह रही 1 कदम चलता है। उनका मम्मी मम्मी ये 1 कदम भी चल सकता है। कहा अच्छा। अब जैसे जैसे ये गेम को, अब देखो ये काजल और मुस्कान को भी नहीं पता है कि इनकी अगली चाल क्या होने वाली है। जब इनको नहीं पता है अगली चाल क्या होगी, तो पायल को कैसे पता चलेगा कि अब ये दोनों कौन सी चाल चलेंगी। चेस एक ऐसा गेम है बेटा कि खेलने वाले को भी नहीं पता होता है कि उसकी नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है। वो तो कंडीशन के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चाल हमको आगे चलनी है। जैसे जैसे ये चाल चलती है वैसे वैसे पायल समझती है और मम्मी को बताती है। अब समझना गेम का मेन कंडीशन, ये इन्होंने चेस क्यों लिया। तो बेटा मैंने बताया कि चेस लाइक अ यूनिवर्स, उसी प्रकार प्लेयर जितने हैं, प्लेयर लाइक अ नेचर। अच्छा सर, प्लेयर लाइक अ नेचर, जी नेचर समझते हो ना, प्रकृति। उसी प्रकार पायल कौन है, पायल लाइक अ साइंटिस्ट। पायल कौन है, पायल साइंटिस्ट है। एब्जर्व कर रही है ना गेम को समझ रही है ये, और जो समझता है वही तो साइंटिस्ट है। आप लोग साइंटिस्ट हो, समझ रहे हो नहीं। तो पायल कौन है, लाइक अ साइंटिस्ट। मम्मी जी कौन है सर, मम्मी जी तो आपने सही बनाया नहीं है। मम्मी जी है पीपल्स, लोग, जैसे हम लोग, सब लोग। अब समझ में आया कि ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारी चीजें जो यहाँ पे सारे गुट्टी रखी हुई, या सारे ये प्यादे और ये सब रखे हुए, घोड़ा हाथी, ये सब क्या है, ये सब फिनोमिना है, घटनाएं हैं। अब याद रखना, ये चेस बोर्ड है, फिर पूरे यूनिवर्स में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। कल क्या होगा, आज अभी क्या होगा, 10 मिनट बाद क्या होगा, किसी को नहीं पता। ठीक है, एकदम नहीं पता। लेकिन जो होगा, ये नेचर क्या करेंगी, पूरी यूनिवर्स में कुछ ना कुछ होता है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने देखा कोविड, यानी कोरोना कुछ आया था, कोरोना टाइप का, किसी को नहीं पता था कि ये क्या है, कैसा वेरिएंट है। जब आया पूरे यूनिवर्स में फैला, लोगों तक गया, तो क्या हुआ कि साइंटिस्टों ने क्या किया, एब्जर्व किया, समझा, और उसे लोगों को बताया कि ये एक कोरोना नामक महामारी है, जिससे आप बचा जा सकता है कुछ तरीकों को यूज करके, जैसे मास्क लगाकर, सैनिटाइजर का यूज करके, लोगों से दूरियां बनाकर। तो हम लोगों ने लॉकडाउन वगैरह को कैसे एंजॉय किया, आपने देखा था कि लॉकडाउन में कैसा समय आया कि लोगों को बता दिया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप कितने भी कम संसाधन में भी जी सकते हैं। पूरा यूनिवर्स, ये जो सर रिचर्ड फीमैन सर थे, इन्होंने चेस बोर्ड की सहायता से पूरे यूनिवर्स को बताया, समझाया कि यूनिवर्स के खेल निराले हैं, यहाँ पे जो कुछ होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता है। प्रकृति जैसा खेल खेलेगी, जो होता आता है, जैसे कि अभी कल क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन जब हो जाएगा तो कौन एक्सेप्ट करते हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, वो समझते हैं उन चीजों को, और हम लोगों को, यानी जो दुनिया के लोग हैं, उनको बताते हैं कि कल क्या होने वाला है। बस हमारी साइंस इतनी फास्ट है कि हम ये पहले से अंदाजा लगा लेते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में कि कल क्या होगा, आंधी आएगी, पानी आएगा। हालांकि ये 100% नहीं होता है, क्योंकि यूनिवर्स, किसी को कुछ नहीं पता है बेटा कल क्या होगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और आप लोग प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मैं आपको बेहतर फिजिक्स पढ़ाने के लिए एकदम तैयार हूं, और आप लोग भी आ जाओ। यानी अगर बाई लैंग्वेज सीखना है, कुछ फिजिक्स सही मायने में सीखना है, तो साइंस की पाठशाला संजीव सर को ज्वाइन आप सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोग को ऑफलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन बेटा, तो याद रखना 3 अप्रैल से, 3 अप्रैल, हाँ, यानी कि अभी 2-3 दिन,
बाद से हमारी नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो ये इसका एड्रेस आपको वीडियो में अभी मिल जाएगा, इसका एड्रेस पूरा सारा कुछ, सारी डिस्क्रिप्शन पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी सारे। अगर आप यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप आइए कोचिंग, ऑफलाइन पढ़िए, और ऑनलाइन तो अगर सीखना है तो लग जाओ, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर लो। चलिए दोस्तों, गुड नाइट, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।